हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं चैप्टर 12 डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है अजंता एलोरा की गुफाएं। तो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड की स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और उनकी स्कूल की किताब का नाम है परिवेश, हिंदी की किताब, उसका चैप्टर 12 है अजंता एलोरा की गुफाएं। इस चैप्टर में हम लोग अजंता एलोरा की गुफाओं को समझेंगे, है ना। वहाँ का मनोरम वर्णन किया गया है और इन गुफाओं के जरिए सचमुच में भारतीय संस्कृति की झलक और भारतीय चित्रकला के अनुपम उदाहरण इन गुफाओं में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ में अजंता एलोरा, ये दोनों की दोनों जगह जो है ये देश की सांस्कृतिक धरोहर है ना। और इसके बारे में हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा बच्चों, क्या पता है कि अजंता एलोरा है कहाँ? सोचो सोचो, मैं ज़रा सा हिंट देता हूँ कि ये उस स्टेट में है जिसका नाम एम से स्टार्ट होता है। चलो, मैं वेट करूँगा कि कोई स्टूडेंट मुझे कमेंट में लिख करके बताए कि अजंता एलोरा की गुफाएं किस स्टेट में हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं। मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। इस पर आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स के चैप्टर्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन, समरी, सॉल्यूशंस भी मिला करेंगे। इसके अलावा देश दुनिया में क्या हो रहा है तो उसको लेकर के जीके, जनरल नॉलेज की जानकारी मिलेगी। और अगर आप महापुरुषों की जीवनी पढ़ने में, है ना, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो उनकी जीवनी की ऑटोबायोग्राफी के चैप्टर्स भी आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। चलिए, तो अब हम लोग चैनल की अगले वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलें पाठ की ओर। इस सेक्शन में लिखा है कि अगर आपने हाल ही में किसी दर्शनीय स्थल की, कोई ऐसी जगह जो घूमने की जगह हो, देखने की जगह हो, जहाँ पर मंदिर वगैरह हों, पहाड़ हों, ऐसी जगह की यात्रा की है तो उस यात्रा से जुड़ी जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसे संक्षेप में लिखने की कोशिश करनी है। तो मैं तो ये काम आप लोगों को खुद से ही करने को बोलूँगा, क्योंकि मैं लिखूँगा तो वो मेरा एक्सपीरियंस होगा। आप अपना एक्सपीरियंस लिखने की कोशिश करो। तो ये एक्सरसाइज एक्चुअली में ये सिखाने की कोशिश है कि जहाँ भी आप जाते हो, देखते हो, तो क्या उसका आप डिस्क्रिप्शन, उसे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो क्या, कि वो जगह कैसी है ना। आप कैसे गए, वहाँ पर क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया, आप जहाँ पे रहते हो और ये जो घूमने की जगह है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो यही सारी बातें, इन चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, यात्रा वृत्तांत कहते हैं, संस्मरण कहते हैं, यात्रा संस्मरण भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ट्रैवलॉग भी बोलते हैं। ओके, कोशिश करनी चाहिए, इससे ना हमारा लैंग्वेज इनरिच होता है। आप हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिख सकते हो, उसमें भी लिखो। जब आप दोनों भाषाएं जानते हो तो क्यों ना दोनों में लिखने की कोशिश करो। ओके, चैप्टर की शुरुआत होती है इस पैराग्राफ से। मैं बहुत दिनों के बाद अपने चाचा जी के घर औरंगाबाद जा रहा था। साथ में दो मित्र भी थे। पूरे रास्ते बचपन की यादें फिल्म की भांति आंखों के सामने आने लगी थीं। अपने भाई बहनों के साथ हम अक्सर अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने जाया करते थे। आज मैं अपने मित्रों के साथ उसी ऐतिहासिक कलात्मकता के दर्शन करने जाऊंगा, तो ये सोच करके अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। घर पहुंचकर चाचा जी ने बड़े प्यार से हम सबका स्वागत किया। मैंने ज़्यादा समय न गंवाते हुए उन्हें अपने कार्यक्रम की सूचना दी, तो वे भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। तो इस पहले स्टांजा में यहाँ से यहाँ तक आपको क्या लगता है कि लेखक ये बता रहे हैं कि वो काफ़ी दिनों के बाद अपने चाचा जी के घर कहाँ जा रहे थे, औरंगाबाद जा रहे थे। उनके साथ में और कौन कौन था, तो दो उनके दोस्त भी थे। अच्छा, अब ये जो ट्रैवलिंग की जो जर्नी है ना, इस सफ़र में इनको अपने बचपन की यादें फिल्म की तरह दिखाई दे रही थी। तो ऐसा कैसे होता है कि अगर जिस जगह पर हमने अपना जीवन जिया है और 10 साल के बाद, 15 साल के बाद दोबारा अगर हम वहाँ जाएं तो हम अपने बचपन में उस जगह पर बिताए हुए दिनों को याद करते हैं। तो लेखक उसको भी याद कर रहे हैं, वही कह रहे हैं वो। उन्होंने किस जगह का नाम लिखा है कि वो क्या देखने जा रहे हैं, तो वो अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने जा रहे हैं, केव्स।
वो कहते हैं कि भाई इस बार की यात्रा का पर्पस ये है कि अपने दोस्तों को वहाँ की कलात्मकता के दर्शन करवाऊँ। कलात्मकता कि वहाँ पर जो सुंदर चित्र बनाए गए हैं और उन चित्रों में जो कला है वो दिखलाने ले जा रहे हैं अपने दोस्तों को। और ये बात सोच सोच करके लेखक काफ़ी खुश हो रहा है। अच्छा, जैसे ही वो घर पहुँचते हैं तो चाचा जी उन सब का काफ़ी स्वागत करते हैं, और लेखक ने जब डिस्कस किया कि मेरा इस तरह का प्रोग्राम है कि मैं अजंता एलोरा की गुफाएं अपने दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ, तो वो भी साथ में चलने को तैयार हो गए। आखिर कौन ये मौका छोड़ना चाहेगा कि किसी सुंदर जगह का दोबारा दर्शन करने का, घूमने का मौका मिल जाए। तो लेखक कहते हैं कि अजंता की गुफाओं को देखने का कार्यक्रम पहले बना कि पहले लोग अजंता की गुफा को देखेंगे। कहाँ की गुफा को देखेंगे? अजंता की गुफा को। तो इसका मतलब ये लगता है कि भाई अक्सर हम बोलचाल में तो बोलते हैं अजंता एलोरा की गुफा, लेकिन अजंता अलग जगह है और एलोरा अलग जगह पे है। अभी इस चैप्टर में भी इसके बारे में बताया गया होगा। अजंता अलग है, एलोरा अलग है, लेकिन बोलचाल में लोग अक्सर साथ साथ बोलते हैं कि दोनों में गुफाएं हैं। हम सब अपनी कार से वहाँ पहुँचे। रास्ते में चाचा जी विशेष जानकारियाँ वो नरेट करते जा रहे थे, है ना, कमेंट्री देते जा रहे थे, बताते जा रहे थे। तो यही लिखा है यहाँ पे देखो कि सुनने में तो अजंता एलोरा एक लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये एक है नहीं। चाची ने जी ने बताया कि इनके बीच में कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी है। देयर इज ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स बिटवीन अजंता एंड एलोरा। ठीक है। दोनों के बीच में काफ़ी विषमताएं भी हैं। विषमता का मतलब है डिफरेंसेस। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अजंता एंड एलोरा, वो भी जानेंगे क्या क्या अंतर हैं। चाचा जी ने हमें दोनों गुफाओं का अंतर बताते हुए वो बोले कि अजंता की गुफाओं को एक पहाड़ को काट करके बनाया गया है, जबकि एलोरा की गुफा में कई पहाड़ियों को काटा गया। तो बच्चों, पहले आपको अब ये समझना चाहिए कि पहाड़ कैसे होते हैं और पहाड़ी कैसी होती है। तो पहाड़ कैसा होता है, कौन कौन बता सकता है? मैं चाहूँगा कि कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स उसे कमेंट्स में लिखें। तो मैं पहाड़ के चित्र बताता हूँ। पहाड़ ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं पहाड़, है ना। और पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ कैसी होती हैं? पहाड़ी की ऊंचाई कम होती है, उसका जो ऊपरी छोर होता है, चोटी, वो कम नुकीली होती है। पहाड़ियाँ ऐसी होती हैं। तो एलोरा की गुफाएं काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हैं, जबकि अजंता की गुफाएं एक के बाद एक बराबर लगी हुई हैं, कंटिन्यूटी में है ना। एक ये भी अंतर का पता चल गया। 7वीं शताब्दी में बनी अजंता और एलोरा गुफाओं की चित्रकारी भारतीय चित्रकारी का सर्वोत्तम उदाहरण है। प्राचीन काल में भारतीय चित्रकला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी। तो बच्चों, ज़रा सा गौर करके सोचो कि जब भी हम लोग पुराने जगह की चीज़ों को देखते हैं तो पुराने जगह की चीज़ों में हमें क्या दिखाई देता है? किला दिखाई देगा, महल दिखाई देगा, या फिर बड़े बड़े मंदिर दिखाई देंगे, और मंदिरों में भगवान की मूर्तियाँ होंगी, भगवान की चित्र हुए होंगे। यही बात यहाँ पे लिखी है कि प्राचीन काल में भारतीय चित्रकला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी, भरपूर थी। इसलिए इन गुफाओं में मिलने वाली मूर्तियों और चित्रों में हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य 1000 वर्ष तक चला। तो मेरा जो दोस्त है, लेखक के दोस्त प्रदीप, उनको ये सुनकर के बड़ी हैरानी हुई कि भाई इतने वर्षों तक कार्य चलने पर भी मूर्तियों की कलात्मकता में जरा सा भी फर्क देखने को नहीं मिला। एक तो मूर्तियाँ इतनी पुरानी, और उनको बनाने में भी जो समय लगा वो 1000 वर्ष का लगा। तो हरीश ने चाचा जी से पूछा कि चाचा जी, इन गुफाओं का नाम अजंता क्यों पड़ा? ये बड़ा अच्छा सवाल है।
कि हम किसी भी जगह पे जाएं, किसी विशेष चीज़ को देखने, तो उसका जो नामकरण होता है, तो ये भी तो जानना चाहिए कि उसका नाम क्यों पड़ा, उसके पीछे में कोई माइथोलॉजी है, कोई स्टोरी है, कोई बात है। तो चाचा जी ने हंसते हुए कहा कि भाई अजंता गांव का नाम है ना, जहाँ पर अजंता की गुफाएं हैं उसके पास में ही अजंता गांव का नाम है, एक गांव है जो वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसी के नाम पर इन गुफाओं का नामकरण अजंता की गुफाएं हो गई। और ये गुफाएं घने जंगलों से घिरी हुई हैं, उसके चारों तरफ में घनघोर जंगल है, घोड़े के नाल के आकार की बनी हुई है। तो घोड़े का नाल कैसा होता है, कुछ ऐसा सा होता है, ऐसा सा होता है। अजंता का स्वरूप मठ जैसा है, मठ है ना, बौद्ध मठ, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु वगैरह रहा करते हों। इसमें से कई विहार, तो मठ बौद्ध भिक्षुओं के पूजा करने की जगह हुआ करती थी और विहार उनके रहने की जगह हुआ करती थी। इसके अलावा वहाँ पर चैत्य गृह भी बने हुए हैं। प्रत्येक गुफाओं में जातक कथाएं, है ना, जैसे हम लोग पंचतंत्र की कथाएं पढ़ते हैं तो उसमें तरह तरह के मोरल लेसन दिए जाते हैं जानवरों की कहानियों के द्वारा। उसी तरह से बौद्ध धर्म के लोगों को उपदेश देते समय कुछ कहानियों का जिक्र किया करते थे जो जातक कथाएं कहलाती थीं, और उन कहानियों के द्वारा उन्हें उपदेश दिया जाता था, संदेश दिया जाता था। बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं, है ना, बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं का मतलब है कभी वो बैठे हुए दिखेंगे, कभी लेटे हुए दिखेंगे, कभी तपस्या में दिखेंगे, कभी मेडिटेशन करते हुए दिखेंगे। तो बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में दुख की परिभाषा, चेहरे पर वैराग्य, वैराग्य का मतलब है संन्यास, दुनिया से सब कुछ त्याग देने की बात, और संसार को जान लेने का भाव दिल को छू जाता है। जब कोई व्यक्ति, कोई महात्मा दुनिया का सच जान लेते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग तरह का भाव होता है जो चेहरे से प्रदीप्त होता रहता है। भिक्षुओं के विभिन्न क्रियाकलाप, तो भिक्षुओं के विभिन्न क्रियाकलाप क्या हो सकते हैं? भिक्षुओं के विभिन्न क्रियाकलाप हो सकते हैं जैसे कि वो पूजा कर रहे हों, जैसे कि वो उपदेश दे रहे हों, है ना, यात्रा कर रहे हों, उनके दान की गाथाएं, है ना, कि उनको किस किस राजा से किस तरीके से कितना बड़ा दान मिला मठ बनाने के लिए, यात्रा करने के लिए, विहार बनाने के लिए। तो ऐसे ही असंख्य चित्रकथाएं, चित्रकथा। अब अगर किसी स्टूडेंट को चित्रकथा समझने में दिक्कत हो तो मैं तो कहूँगा कि चित्रकथा समझने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कॉमिक्स या कार्टून, है ना, जिसमें क्या होता है कि इनके चित्र बने हुए होते हैं और साथ साथ में डायलॉग लिखे होते हैं। उसी को तो हम लोग चित्रकथा कहते हैं। चित्रकथा के जरिए किसी भी कहानी को समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 30 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 चैत्रगृह हैं और शेष 25 विहार हैं। विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। आप इस पेज में नीचे कुछ हार्ड वर्ड का मीनिंग भी देख सकते हैं, जैसे कि लिखा है कलात्मकता, कला से युक्त, विषमताएं, असमानताएं, डिफरेंसेस, ओत प्रोत होना, इसका मतलब है पूर्णतः, मिश्रित, भरपूर, है ना, किसी चीज़ से ऐसे होना। हरीश ने चाचा जी से पूछा कि चाचा जी इनके बारे में पता कैसे चला होगा जब ये इतने सारे जंगलों के बीच में बनाई हुई हैं, तो बाहर से दूर से तो कोई देख ही नहीं पाएगा, आसपास तो दूर दूर तक फैला हुआ जंगल ही जंगल है। चाचा जी ने बताया कि 1819 में ब्रिटिश सेना की मद्रास रेजिमेंट, है ना, ब्रिटिश सेना जब अंग्रेज़ों का राज शुरू होने वाला था, मद्रास रेजिमेंट के एक सेना के अधिकारी जॉन स्मिथ ने इनको सबसे पहले देखा। वह जंगलों में शिकार करने आया था, लेकिन पेड़ों और पत्तियों से ढकी इन गुफाओं को देख करके विस्मित हो उठा, सरप्राइज्ड हो चुका, आश्चर्यचकित हो उठा। तो ये एक जनरल नॉलेज का सवाल हो गया ना कि भाई अजंता एलोरा गुफाओं की खोज कब हुई? तो 1819 में। किसके द्वारा हुई? तो ब्रिटिश सेना के एक सैनिक अधिकारी जॉन स्मिथ के द्वारा हुई। सीढ़ियों द्वारा जब हम पहली गुफा में पहुंचे तो देखा कि पुरातत्व विभाग
पुरातत्व विभाग को इंग्लिश में बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हमारे देश में ये एक विभाग होता है, उनका काम होता है कि जहाँ भी बहुत पुरानी चीज़ें हैं वो जा कर के उसकी साफ़ सफाई करेंगे, खुदाई करेंगे, पता लगाएंगे कि भाई आखिर वो कितने साल पहले की बनी है, किस राजा के समय में बनाई गई, क्यों बनाई गई। तो पुरातत्व विभाग ने 1, 2, 3 करके गुफाओं का क्रमांक डाला हुआ है, सीरियल नंबर्स। ओके, जैसे आपके रोल नंबर होते हैं ना स्कूल में, क्लास में, उसे भी तो हम लोग सीरियल नंबर, रोल नंबर बोलते हैं। इस क्रम का इन गुफाओं की निर्माण काल से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें से सीरियल नंबर 1 की गुफा पहले की हो सकती है, सीरियल नंबर 2 की गुफा बाद की हो सकती है, या 2 की गुफा 1 से पहले की भी हो सकती है। अजंता की गुफाएं मनुष्य द्वारा निर्मित बेजोड़ गुफाएं हैं। बेजोड़ इस एडजेक्टिव का मतलब क्या है? यूनिक, अनमैच्ड। ओके, कि इसके जैसी कोई और हो ही ना, ऐसी वाली गुफाएं हैं ये, जिन्हें प्रतिदिन असंख्य देशी विदेशी सैलानी, टूरिस्ट देखने आते हैं। इनमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इतना बखूबी हुआ है कि कई वर्षों के बाद भी वो सजीव लगती हैं। जैसा लगता है कि मूर्तियाँ नहीं हैं, वो जीवित हैं, चित्र नहीं है, वो जीवित हैं। और एक और ख़ास बात कि उसमें नेचुरल कलर का इस्तेमाल हुआ है, कोई भी केमिकल कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ज़रा सा सोचो, अंदाज़ा लगाओ कि नेचुरल कलर किस चीज़ से बनाए गए होंगे। नेचुरल कलर फूलों से बनाए गए होंगे, पत्तों से बनाए होंगे, किसी खास तरह के पत्थर से बनाए गए होंगे, ऐसा हो सकता है। गुफा नंबर 1 में पद्म पानी बुद्ध की प्रतिमा बरबस मन को खींच लेती है ना। इसमें विभिन्न कोनों से बुद्ध के चेहरे पर भिन्न भिन्न भाव दिखाई देते हैं। सामने से देखो तो कुछ अलग, बाईं तरफ से देखो तो कुछ अलग, दाईं तरफ से देखो तो कुछ अलग। जैसे देखो लिखा है कि दाहिनी दिशा से बुद्ध की आकृति में गंभीर चिंतन के भाव व्यक्त होते हैं, दाहिनी दिशा से, राइट साइड से देखने पर। ओके, जबकि सामने और बाईं ओर से प्रकाश डालने पर वही आकृति कुछ अलग दिखाई देती है। तो बाईं तरफ से देखने पर और सामने से देखने पर ध्यान की मुद्रा में बदल जाती है। मूर्ति एक ही है लेकिन चेहरे के भाव बदल जाते हैं। गुफा 16 और 17 गुप्तकालीन गुफाएं हैं जिनमें जातक कथाएं दिखाई गई हैं। यहाँ स्तूप की पूजा की जाती थी और ऐसा लगता है जैसे कि ये गुफा लकड़ी की बनी हुई हो। सोचो, है तो पत्थर की बनी हुई लेकिन उस पर नक्काशी, उस पर काम कुछ ऐसा किया हुआ है कि लगता है लकड़ी की, वुडन बनी हुई हैं। ये शताब्दियों से, शताब्दी का मतलब क्या होता है? सेंचुरीज, है ना। कितने साल पहले, 100 से भी ज़्यादा, 500 साल, 700 साल, ऐसा कुछ, मोर देन 500 ईयर, 1000 ईयर्स, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के प्रति समर्पित गुफाएं हैं। ये सहनशीलता की भावना को भी प्रदर्शित करती हैं, है ना, बर्दाश्त करना। इनमें अनेक प्रकार की फूल, पत्तियों, वृक्षों, पशु आकृतियों आदि से सजावट का काम किया गया है। अच्छा, जैसे कि बौद्ध धर्म के देवताओं की या भगवान बुद्ध की या किसी उपदेशक की मूर्ति है तो उसके आसपास में फूल, पत्तियां, वृक्ष और पशु आकृति भी बनाए गए हैं। इन चित्रों की एक विशेषता ये भी है कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सारे चित्र अलग अलग हैं। ऑल पिक्चर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो इन्हें अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसा कह सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, पार्टीशन नहीं कर सकते। इनमें गुफा नंबर 26 में, 26 में बुद्ध की लेटी हुई विशाल प्रतिमा देखने को मिलती है जिसमें भगवान बुद्ध लेटे हुए हैं। इन चित्रों को चट्टान की सतह पर बनाया गया है जिसे छेनी से छोटे छोटे गड्ढे करके खांचों में परत लगा करके बनाया गया है। तो बड़ी दिलचस्प कलाकारी है। मैं तो कहूँगा कि कभी जा कर के देखने चाहिए कि भाई आखिर क्या रहस्य छिपा है, क्या कलात्मकता छिपी है अजंता एलोरा की गुफाओं में।
हजारों वर्ष के बाद में भी इन चित्रों का रंग हल्का नहीं पड़ा। ये भित्ति चित्र नहीं कहे जा सकते, है ना, ये सिंपल वॉल पेंटिंग नहीं कह सकते, क्योंकि भित्ति चित्र गीले प्लास्टर पर बनाए जाते हैं, जबकि इन्हें प्लास्टर सूख जाने के बाद बनाया गया है। इन गुफाओं की छतों पर भी भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को उकेरा किया गया है ना, ड्रॉ किया गया। उकेरना का मतलब ड्रॉ। चाचा जी ने बताया कि इन चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित करने के रसायन, केमिकल्स ने काफ़ी चित्रों को नुकसान पहुंचाया है। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई कि लोगों ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया और बजाय प्रोटेक्शन के डैमेज हो गया वो, है ना। फिर भी इन गुफाओं में हम इतना खो गए कि समय का पता ही नहीं चला और शाम के 5 बजने से पहले ही गार्ड हमें बाहर जाने का रिक्वेस्ट करने लगे कि भैया अब जाने का समय हो गया। अब एलोरा जाने का समय भी नहीं बचा था, इसलिए हम सब लोगों ने घर लौट जाना उचित समझा। तो ये पहले दिन की कहानी है यात्रा की, जिसमें लेखक अपने दोस्तों के साथ में अजंता की गुफाएं घूम करके आते हैं। तो सचमुच इन गुफाओं में गौतम बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं को देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो गौतम बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे आज भी शांति, सद्भाव और एकता का संदेश सुना रहे हैं। तो अगली सुबह हम लोग एलोरा की गुफाएं देखने चल दिए। ये गुफाएं वेरूल नाम के स्थान पर बनी हैं। तो अजंता की गुफाओं के बारे में हम लोगों ने जाना कि वो अजंता नाम की गांव के बगल में बना है, और एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और ये गुफाएं बनी हैं, उस जगह का नाम है वेरुल। याद रखने की बात है ये। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं, ये गुफाएं ज्वालामुखी बेसाल्टी पत्थरों को काट करके बनाई गई हैं। ये भी सह्याद्री पर्वतमाला का हिस्सा है। तो जैसे ज्वालामुखी बेसाल्टी पत्थर कैसे होते हैं, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। और ज्योग्राफी की किताब में आप देख करके समझ सकते हो कि ये सह्याद्री पर्वतमाला, ये माउंटेन रेंज हमारे देश के किस हिस्से में कहाँ से कहाँ तक का है, और वहाँ पर कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं। इनका निर्माण राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। राष्ट्रकूट एक डायनेस्टी का नाम है, एक राजवंश का नाम है। 6 क्लास की हिस्ट्री की किताब में आप राष्ट्रकूटाज के बारे में पढ़ोगे। इनमें कैलाश गुफा सबसे अधिक प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो क्यों प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म और हिंदुत्व से प्रभावित ये शिल्प कलाएँ पहाड़ में विस्तृत पच्चीकारी दिखाती हैं। पच्चीकारी भी एक कला है, पेंटिंग की, चित्रकला से संबंधित। एक रेखा में व्यवस्थित 34 गुफाओं में बौद्ध चैत्य, पूजा कक्ष, विहार या मठ और हिंदू तथा जैन मंदिर बनाए गए हैं। तो कितनी गुफाएं हैं यहाँ पे? 34। और ये सब के सब एक सीरीज में हैं, जिसमें आपको बौद्ध पूजा कक्ष, चैत्य पूजा कक्ष, बौद्ध विहार, बौद्ध मठ और हिंदू मंदिर और जैन मंदिर मिलेंगे। तो देखो कितनी कमाल की बात है कि हिंदू धर्म के मंदिर, जैन धर्म के मंदिर और बौद्ध धर्म के भी मठ वहाँ पर एक साथ बने हुए हैं। तो ये सर्वधर्म समभाव की भावना है ना, मिलजुल करके रहने की बात। दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म की, मध्य की 17 गुफाएं हिंदू धर्म की और उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित हैं। और ये सब के सब गुफाओं में जो मूर्तियां हैं, वो सारी की सारी मूर्तियां छेनी और हथौड़े से तराश करके, काट काट करके, है ना, बनाई गई हैं, सारी की सारी स्टैचूज। चाचा जी ने एलोरा के बारे में और भी दिलचस्प और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी। इसका कैलाश नाथ मंदिर वास्तुकला, आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है, जिसे पत्थर के केवल एक खंभे पर नक्काशी करके बनाया गया है। इस मंदिर में एक प्रवेश द्वार आप समझते हो ना, एंट्री गेट, मंडप, सभा कक्ष, मीटिंग हॉल, टावर
और एक एकांत कक्ष है ना, एकांत कक्ष होगा मेडिटेशन करने के लिए, जिन्हें एक ही चट्टान को तराश करके गढ़ा गया है। ये खास बात है। तो इन 2 दिनों में हमने भारत की गौरवशाली कलात्मकता को न केवल जाना वरन अपनी आँखों से देखा भी, और इन चीज़ों को हम अपने हृदय में बसा करके दिल्ली लौट गए, है ना। लेखक वापस दिल्ली लौट गए महाराष्ट्र से, लेकिन मन अभी भी उन गुफाओं में घूम रहा था। तो हम लोगों ने अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में काफ़ी सारी चर्चा की। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आपको अजंता एलोरा गुफाओं के बारे में इसका जो विकिपीडिया का पेज है वो दिखाता हूँ। अजंता केव्स, तो आप देख रहे हो ना क्या लिखा है, हिस्टोरिकल प्लेस महाराष्ट्र। तो मैंने बताया था आपसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं उस स्टेट में हैं जिस स्टेट का नाम एम से शुरू होता है, दैट इज़ महाराष्ट्र। तो ये विकिपीडिया का पेज है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। जिन्हें ज़्यादा जानना है वो यहाँ से आगे की जानकारी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे लोकेशन लिखा है ना, लिखा है अजंता केव्स, लोकेशन अजंता, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, इंडिया। ठीक है। तो स्टूडेंट इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, अजंता एलोरा की गुफाएं। अब मैं देखता हूँ कभी टाइम निकाल करके इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है, सॉल्यूशंस, उसका भी एक वीडियो बना दूँगा। तो थोड़ा सा वेट करना होगा। ये चैप्टर, ये वीडियो क्लोज़ करने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूँ कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, और आप देखोगे कि इस चैनल पे आपको आपकी टेक्स्ट बुक परिवेश या बाकी सारी भी जो टेक्स्ट बुक हैं, इंग्लिश की गोल्डन लीव्स और भी स्कूलों में चलने वाली जो टेक्स्ट बुक हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, उसके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, चैप्टर की समरी मिलेगी, है ना, सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। इसके अलावा जनरल नॉलेज के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपको जो दुनिया के महान लोग हैं उनकी जीवनी, उनकी ऑटोबायोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो उसके बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। जैसे कि इसमें आपको बाल राम कथा मिल जाएगी, बाल महाभारत मिल जाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है पिता के पत्र पुत्री के नाम, जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ, वो बड़ी दिलचस्प किताब है, उसकी सीरीज़ आपको ज़रूर सुननी चाहिए। अब थोड़े दिनों में मैं अब्दुल कलाम, जो हमारे भारत रत्न राष्ट्रपति रह चुके हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, उनकी जीवनी भी मैं उसका भी लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। उनकी आत्मकथा का नाम है अग्नि की उड़ान। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट अब्दुल कलाम। ओके, ज़रूर देखना, ज़रूर सुनना इसे। तो स्टूडेंट्स, मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।